अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज उनके दावे, वादे और कारकर्दगी। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद। एक तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए दावे, वादे और ऐलानात, फिर उनकी बरक्स हकाइक और कारकर्दगी और असल हकीकत, और फिर आवाम की तवक्कुआत, उनका एतमाद और उनकी उम्मीदें। इस सब पर हम तज्जियाकारों की राय लेंगे, सियासी जमातों यानी ऑपोजिशन जमातों की राय जानेंगे और आज की इस खुसूसी नशरियात में ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। सियासी मदाखलत पर बात होगी, मईशत की कारकर्दगी, बचत जिसके दावे किए गए, ऐलानात किए गए, वो हुई या नहीं हुई, फिर पार्लिमानी कारकर्दगी, उसमें तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, और फिर अमन व अमान के हालात सिर्फ विफाकी हुकूमत की सतह पर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में। इन्हीं सब मौज़ूआत पर हम इस खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ इस नशरियात में शामिल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा होंगी इस नशरियात में हमारे साथ। तज्जियाकारों में सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ इस नशरियात में मौजूद है। जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब सदाकत अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ इस नशरियात में शामिल होंगे। हम सबसे पहले इस खुसूसी नशरियात में बात करेंगे सियासी मदाखलत की, लेकिन उससे पहले जो अब तक 100 रोज़ की कारकर्दगी में हो चुका है, उसमें जो नताइज सामने आए हैं वो सब सामने रखे गए। तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से डॉलर के मामले में जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है, किस तरह से ऊपर गया, किस तरह से नीचे आया। फिर पेट्रोल की कीमत के हवाले से जो ऐलानात वफ़ाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब और उनकी टीम की जानिब से किए गए। लेकिन 100 रोज़ मुकम्मल होने पर अगर आवाम को ये उम्मीद थी कि अच्छी कारकर्दगी हुई है, मुल्क आगे बढ़ा है, कुछ नताइज मिल सके हैं, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने कुछ इश्क के इम्तिहान से मुतालिक जिक्र किया है। बहुत से लोग मुतमईन भी हैं तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से और अब तक की परफॉर्मेंस से और आगे का जो लाहेअमल है उस पर भी, लेकिन नाक़दीन भी अपने राय का इजहार कर रहे हैं। और सियासी मदाखलत नहीं होगी, ये शायद तहरीक इंसाफ का बहैसियत सियासी जमात एक तुर्रा इम्तियाज़ था जिस पर सबसे ज़्यादा उन्हें अमल करना था। लेकिन जो कुछ हमने देखा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद, DPO पाकपतन रिजवान गोंदल का मामला, खावर मानका से कलामी की सज़ा 28 अगस्त को रातों रात तबादले की सूरत में मिली, सब जानते हैं। फिर सेनेटर आज़म स्वाति जो वज़ीर भी हैं, उनकी शिकायत पर आज इस्लामाबाद का तबादला किया गया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के ज़बानी हुक्म पर किए जाने वाले तबादले का नोटिस भी लिया। इस हुकूमती मदाखलत पर एक्शन लेते हुए JIT बनाई गई जिसने आज़म स्वाति और उनके मुलाजमीन को ही कसूरवार ठहराया है। बहुत अहम बात है। फिर गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर शुएब तारिक के ट्रांसफ़र की बात, पता ही चला कि तबादला खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह खान साहिबा के शौहर एहसन जमील गुजर की सिफारिश पर किया गया। फिर ये देखिए कि पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स पर बिला वजह का दबाव डालने की बात सामने आई जिसकी वजह से कई ब्यूरोक्रेट्स छुट्टी तक पर चले गए। पुलिस और सरकारी इदारों में हुकूमती मदाखलत नहीं होनी थी तहरीक इंसाफ के वादे के मुताबिक, लेकिन क्या वाकई इस वादे पर अमल हो सका? क्या हुकूमती इक़दामात इस दावे की अक्कासी करते हैं? ये हमारा पहला सवाल समझ लीजिए इस नशरियात का। ज़ुबैर साहब, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह अपने इस दावे और इस वादे पर अमल कर सकी कि वो कोई भी मुदाखलत ना करती सियासी तौर पर इदारों में, पुलिस में और दीगर महकमों में? मेरा ख्याल है अगर 100 दिन का तज्जिया करें तो सबसे ज़्यादा ख़राब जो पहलू है PTI हुकूमत का, ये मुदाखलत गवर्नेंस ही के हवाले से है। और आपने काफ़ी इंसिडेंट्स का जिक्र किया। एक इंसिडेंट जो पंजाब के IG का जिक्र आपने नहीं किया, उनको भी हटाया गया। फिर जो रिफॉर्म्स करने के लिए आए थे उन्होंने इन प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दिया। और छोटे छोटे वाक़यात पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर हुए हैं और कुछ रिपोर्ट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, बट बेसिकली दबाव डाला गया। आपको याद है फवाद चौधरी ने बड़ा क्लियर कट लैंग्वेज में ये कहा कि जिसको काम करना है वो काम करे, और हम वोट लेके आए हैं और हम बताएंगे कि किस एजेंडे पर काम करना है। सो आप ये कह रहे हैं कि सही और गलत का तयन आप ना करें ब्यूरोक्रेट्स को, आप जो हम ऑर्डर देंगे उस पर अमल करें। दूसरी तरफ उनके ऊपर एक नैब की तलवार लटकी हुई है, कोर्ट्स की ज़ाहिर है पकड़ तकड़ है, तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी मदाखलत हुई है और अगर ना होने का दावा किया गया था तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ज़ुबैर साहब का कहना ये है। नफीसा शाह साहिबा, हमें मालूम है पिछले चंद हफ्तों में, महीनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने इस पर आवाज़ उठाई। आप समझती हैं कि किसी हद तक भी अमल हुआ कि सियासी मदाखलत नहीं होगी? जो कारकर्दगी है असल में वो अक्कासी करती है तहरीक इंसाफ के इस दावे की?
देखिए, इन 3 माह में मुझे 3 इंसिडेंट्स ऐसे जो कौमी मीडिया में आए हैं वो मैं रिपीट कराऊंगी। पहला इंसिडेंट पाकपटन का डीपीओ का तबादला जो सियासी था। दूसरा, आते ही चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से आईजी पंजाब का तबादला, लगता है कि वो भी सियासी था। और जो तीसरा तो बिल्कुल सियासी इसलिए था कि एक फेडरल मिनिस्टर के घर पे जब एक भैंस आ गई पड़ोसी की, गरीब पड़ोसी की, और उनको गुस्सा आया और फ़ोन अगर एक दफ़ा नहीं लगा या आईजी ने नहीं उठाया तो उन्होंने उठाकर शिकायत कर दी और पता ये चला कि इमरान खान साहब के वर्बल ऑर्डर्स पर तबादला किया गया है। तो ये 3 सिर्फ इंसिडेंट्स जो लोगों को पता चला है, तो यकीनन सियासी मुदाखलत है। और पटवारी भी MNAs MPAs के कहने पर तब्दील हो रहे हैं जो पता चला है। और कई और भी ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स जो हैं, जो इत्तला है, जो रिपोर्ट भी हुई हैं, वो सियासी बुनियाद पर हुई है। तो हाँ, ठीक है, बिल्कुल सियासी मुदाखलत है। आप समझती हुई ये सियासी मुदाखलत। इरशाद भट्टी साहब, अब ये ऐसा एक शोबा था जिसमें तहरीक इंसाफ ने खुद एक दावा भी किया और फिर एक कारकर्दगी की बुनियाद पर मिसाल कायम की थी खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल सामने रखते हुए। इसीलिए शायद तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक वाक़या नहीं, एक के बाद एक वाक़या होता रहा और आप भी इस पर खुलकर तनकीद करते रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ मानी नहीं कि उसने कोई सियासी मुदाखलत की। अब ये आज़म स्वाति साहब वाला मामला शायद मुश्किल साबित हो तहरीक इंसाफ के लिए। आप क्या समझते हैं, किसी तरह भी अक्कासी हुई तहरीक इंसाफ के इस दावे की कि वो सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर देगी, वो इस कल्चर को तब्दील कर देगी? पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जब बंदा हुकूमत में आ जाता है तो ये राजनीति या ये कुर्सी है ही ऐसी कि कोई हम गरीबों की या कोई मस्कीनों की या कोई भूखे नंगों की या किसी की कोई बात वो सुनते नहीं। वो कहते हैं जो कह रहे हैं हम ठीक कह रहे हैं, हम ही हैं जो ठीक कर रहे हैं। वो डीसी देख लें, वो जो दरेशक या खोसा साहब वाला मामला था, वो डीसी देख लें, वो उसको आईजी पंजाब देख लें, 3 महीने 2-3 महीनों में 3 आईजीज़ बदलना। फिर उसके बाद वो उनका जो पोस्टर बॉय था, तब्दीली पोस्टर बॉय नासिर दुरानी साहब छोड़ गए, किसी ने पलट कर खबर नहीं ली, एक कप चाय पे नहीं बुलाया कि भाई हम आप हमारी तकरीरों में होते थे, आप हमारे मंशूर में होते थे, आपको सामने रख के हम बड़े बड़े तीर चलाया करते थे, आप गए कहाँ? आज चाय का कप पी ले, कोई पता नहीं। ये जो एहसन जमील गुज्जर साहब है, ये तो लगता है लाइबिलिटी बन गए हैं इनके पंजाब पे, एक बुजदार साहब के सर पे सवार हैं। यानी पहले वो डीपीओ पाकपतन वाला मामला हो गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्होंने दस्तगीर साहब का वो जो मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर वालों का पेट्रोल पंप गिरा दिया, लेकिन इन पे जब आया तो डीसी तब्दील हो गए। फिर उसके बाद ये आज़म स्वाति साहब आए। आज़म स्वाति साहब पर तो मेरी ख्वाहिश है कि 62 लगे ज़रूर, 62 1F लगनी चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। ये वो $1 मिलियन वाले इंसान हैं। इनके जो अमेरिका की कहानियाँ सुने तो आप हैरान रह जाएं कि ये हैं क्या करते रहे हैं, क्या इन्होंने किया है। अजीब व गरीब इनकी कहानियाँ हैं। इसके बाद आ जाएं, ये परसों तरसों ये जो करतारपुर के इफ्तिताह के बाद ये सियालकोट पहुँचे। सियालकोट में वो जो जब हेलीकॉप्टर में ज़्यादा बंदे बिठा दिए, हेलीकॉप्टर टांगा बन गया, तो वो उन्होंने बुजदार साहब ने अपने 2 बंदे मेहमान बिठा दिए, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नीचे उतरना पड़ा। उन्होंने नीचे उतर के आरपीओ वट्टू साहब को और डीपीओ गफ़ार केसरानी साहब को खड़े खड़े फारग कर दिया। अब ये देखें, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इनको क्या हो गया है। ये इमरान खान को अपने अंदर ही बैठे हुए हैं, जो करना चाहते हैं। इनको समझना चाहिए शबाशी मॉडल नाकाम हो गया था। वो जो आप इस तरह सीरियस तो कर लेंगे कि भाई एक खड़े एक को मुअत्तल कर दिया, खड़े के दूसरे को फारग कर दिया, खड़े तीसरे को फारग कर दिया, वो डरने लग जाएगी। भट्टी साहब जरा इस डिबेट की तरफ आना चाहते हैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अक्कासी करते हैं नहीं तहरीक इंसाफ के दावों की, उसमें आपका जवाब मुझे नहीं लग रहा है अभी तक 100 दिन में। बिल्कुल नहीं है, और इसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए इस तासर में। ठीक है भट्टी साहब, आपके पास वापस आएंगे इसी पर। सदाकत अब्बासी साहब, अब ये तहरीक इंसाफ की वो प्रोडक्ट थी जिसको शायद बहुत आसानी से तहरीक इंसाफ सेल कर सकती थी, और सबसे ज़्यादा बात भी इसी पर की तहरीक इंसाफ ने। उसी में इतने वाक़यात हो गए कि शायद कोई आपकी हिमायत करने वाला भी हो तो वो इसमें आपका साथ नहीं देगा कि तहरीक इंसाफ ने हाँ सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी, उसने इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं कही। सभी लोग इस पर एतराज़ उठा रहे, एक के बाद एक वाक़या हुआ, तो जो दावा किया था सियासी मुदाखलत को ख़त्म करने का, उस पर अमल तो नहीं हो सका तहरीक इंसाफ की तरफ से।
जुनैद, बहुत शुक्रिया। जुनैद, हम तहरीक इंसाफ इदारों को रिफॉर्म करने और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आते बड़ी मुश्किलात हुई हैं। और मुश्किलात आप जब भी बात करते हैं, आप में से किसी ने भी एक भी मिसाल ऐसी नहीं दी जो खैबर पख्तूनख्वा की हो। उसकी वजह है कि वहाँ पे हमने डिलीवर किया और हमने अब शुरू में वहाँ भी मुश्किलात हुई हैं, डिलीवर करके हमने वहाँ पर जो अपना सिस्टम था वो इन प्लेस कर दिया। और वहीं के वो जो कामयाब IG जब यहाँ पंजाब में आके करने पे आए तो उधर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने और कुछ किया नहीं किया, मुल्क के कर्जे चढ़ाए, बाकी इकॉनमी को बर्बाद किया, लेकिन सबसे बड़ा काम ख़राब ये किया कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और इदारों को इतना बर्बाद किया, इतना उनको ज़ाती पाला कि वो किसी और के काबू में आना ही नहीं चाहते। लिहाजा जितनी मुश्किलात हुई वो भी हैं और पंजाब में हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबको कि पंजाब में 36 अजला हैं और इस्लामाबाद को मिला के ये 37 अजला हैं जहाँ इनकी हुकूमत थी। अगर 2, 3, 4 ऐसे इश्यूज आ गए हैं जो हमें शुरू में, लेकिन अब्बास साहब, अच्छा चले मैं आपका मौक़िफ़ समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का। नासिर दुरानी साहब काफ़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, लेकिन जब ये वाक़यात हुए, IG पंजाब के तबादले का वाक़या हुआ, उसके बाद दीगर वाक़यात जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है, DPO पाकपतन वाला मामला था, फिर गुजरांवाला का वाक़या और जो ब्यूरोक्रेट से मुतालिक वाक़या है, इसमें जब नाम आया दबाव डालने का तो वो मुस्लिम लीग नून के लोगों का तो नहीं आया, वो तो तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आया, चीफ मिनिस्टर का आया, उनके दोस्तों का आया, उनके करीबी लोगों का नाम आया। देखें, आप बात समझें, एक गवर्नेंस का एक मॉडल होता है और उसके प्रेसिडेंट्स होते हैं और एक कल्चर होता है। वो कल्चर वहाँ प्रिवेल कर रहा है, तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है उस कल्चर को तोड़ के नया बनाने की। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना आपके 32 अजला की कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं आई, दैट मीन्स कि वहाँ पे हमने ये मामलात कंट्रोल कर लिए या कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पे एक इतनी क्रॉनिक, इतनी एक समझ लें एक बीमारी मौजूद थी, उससे टकराव कर रहे हैं। और अगर 90 दिनों में आपको 4 अजला में ये मसले आए तो इंशाल्लाह अगले में शायद एक आदमी आए और उसके बाद 4-6 महीनों में तहरीक इंसाफ विल बी ऑन इट्स रोड टू यानी जो आपकी हमारा टारगेट है। तो ये है, कुछ मसाइल आए हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि जी तहरीक इंसाफ खुदा न खासा अपने मकसद से पीछे हट गई या हमारी विल में कोई कमी है। ठीक है, उसको डिलीवर करने में, अपनी विल को, अपने वादे को एग्जीक्यूट करने में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बीमारी है, शायद हमारी दवा का भी असर नहीं हो रहा। ये 3 लोगों की राय आपके सामने अक्कासी हुई या नहीं, दावों की, वादों की, सियासी मदाखलत के हवाले से नहीं में जवाब था, लेकिन सदाकत वासी साहब का वर्जन आपके सामने। ज़ुबैर साहब, आपकी जमात ने वो निज़ाम ऐसा बनाया जिसकी वजह से वाक़यात हुए, ये सदाकत वासी एक्शन ले आजम स्वाति, जुल्म करे आजम स्वाति, जुल्म करें चीफ मिनिस्टर बुज़दार और ब्लेम कर रहे हैं PMLN को। भाई आजम स्वाति अगर बिहेव करते एक सिविलाइज तरीके से, वो तो तहरीक इंसाफ से आए थे ना, जुल्म उन्होंने किया और आप कह रहे हैं कि ये निज़ाम इतना ख़राब है। कौन सा निज़ाम ख़राब है? झूठ उन्होंने बोला IG से मुतालिक, वहाँ IG ने भी बयान दे दिया और ख़ुद आज़म स्वाति ने एक्सेप्ट कर लिया, और आप डिफेंड कर रहे हैं उसको खड़े होके कि जी ये निज़ाम का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक रियलिटी से दूर भाग रहे हैं। आई मीन द रियलिटी इज़ कि बुज़दार साहब ने ओवरस्टेप किया अपनी पोजीशन से जब DPO का ट्रांसफ़र किया रात को 1 बजे बुला के। उसका निज़ाम से क्या ताल्लुक है? आज़म स्वाति के एक्शन का निज़ाम से क्या ताल्लुक है? इंटीरियर सेक्रेटरी को बताए बगैर आपने IG इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया वर्बल ऑर्डर्स पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। PMLN के सिस्टम का इससे क्या ताल्लुक है? आज भी वो फ़ोन उठा के किसी को तब्दील करवा दें प्राइम मिनिस्टर और आप ब्लेम करें PMLN के निज़ाम को। आई थिंक यू शुड गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा, चले हमें इस मौजू को ख़त्म करने, लेकिन भट्टी साहब आपके 2 जुमले इस पर चाहता हूँ। जो सदाकत साहब ने कहा है अपना वर्जन, वो कह रहे हैं निज़ाम ही ऐसा छोड़ के गए, उसको ठीक करने में, इस्लाहात करने में इतनी आसानी नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है हमें, फिर ये वाक़यात हो जाते हैं। जुनैद, एक जुमला मैं बोल सकता हूँ, एक जुमला सिर्फ 1 सेकंड। बोलिए। जो जुबैर साहब ने कहा वो सारी बातें ठीक हैं, ये सारे PTI की तरफ से रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जो एक्शंस हैं उसकी साइड कोई नहीं बोल रहा। और मेरा एलिगेशन ये था कि वो जो आप लोग देखे गए उनके एक्शंस ऐसे कि जिनके रिएक्शन में ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जहां जहां हुआ, हर जगह आपका मौक़िफ़ है। इरशाद भट्टी साहब, तो वो मेरा ख्याल है इरशाद भट्टी साहब जी भट्टी साहब।
मुझे तो ये सदाकत अब्बासी साहब ट्रंप लग रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप लग रहे हैं। खुदा का खौफ करें, कभी तो यार मान जाया करें अल्लाह के नाम पे, कभी तो मान जाया करें भाई। वो बड़े बुरे लोग थे, वो करप्ट लोग थे, वो निज़ाम ठीक नहीं था, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप रिप्लेस होके आ गए। आपने कल्चर बदलना था, आपने निज़ाम नया लाना था, आपने उनकी गलतियां नहीं दोहरानी थी। आप इन्हीं गलतियों पे तनकीद करते थे कि मोहम्मद अली नेकोकारा कहाँ गया, आफ्ताब चीमा कहाँ गया, एडी ख्वाजा जो सिंध का था वो कहाँ गया, फलाना 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 फलाना। आप कैसी बात करते हैं यार? कभी खुदा के लिए सच बोल दिया करें, कहें कि बड़ा दिल करके हमारी गलतियां हैं, हम इनसे सीखेंगे, 100 दिन हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो थे वो जो सास बहू वाली, इन्होंने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सास बहू में एलिगेशन भट्टी साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और इस मौजू पर सियासी मदाखलत हुई या नहीं हुई तमाम अहवाम के सामने है। कई गलतियां भी है। इरशाद भट्टी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी गलती मान सकती है, आगे बढ़ते हुए इन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकती है। इस खुसूसी नशरियात में हम मईशत पर भी बात करेंगे और जब मईशत पर बात करेंगे तो हमें और कुछ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और ज़ुबैर साहब से खास तौर पर जो असद उमर साहब का मौक़िफ़ है मईशत के हालात के बारे में, उस पर भी उनकी राय लेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन में मईशत पर सबसे ज़्यादा गालिबन बात हुई है वो वजूहात जो पिछली हुकूमत की वजह से थी और फिर वो नए इक़दाम जो कि इस हुकूमत ने करने का फ़ैसला किया। उसमें तहरीक इंसाफ के बड़े दावे ये थे कि वो कर्ज़ नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार माजी में भी कहा कि IMF से कर्जा नहीं लिया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना असद उमर तो ओहदा संभालते ही ये कह चुके थे कि उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वो IMF से कर्जा नहीं लेंगे। सब ऑप्शंस खुले होने की उन्होंने बात की। बहरहाल हुकूमत के IMF से कर्जा लेने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और जगहों से मदद मिलने के बाद शायद हुकूमत ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी कर्ज की तरफ गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से डैम के लिए फ़ीकस $1000 इमदाद भेजने की अपील की, लेकिन इस पर भी खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। FBR की इस्लाहात की बात हुई है और फिर कई बिलियन डॉलर्स की बात है जो कि पाकिस्तान वापस लाए जाने हैं दूसरे मुल्कों से। उसमें बहुत मशहूर एक फिगर है $200 अरब का, जिसके गुब्बारे में से अब कहना चाहिए हवा निकल चुकी है, क्योंकि हुकूमती सतह पर तस्लीम किया गया कि वो फिगर्स कहने की हद तक थे, शायद हकीकत में उसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं हो सकेगा। और फिर डॉलर के मामलात, उसकी कीमत, रुपए की कदर की हालत पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हम अपने तमाम मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन नफीसा शाह साहिबा से इस सेगमेंट में पहले ये बात, नफीसा साहिबा के IMF से कर्जा लेने के हवाले से बात हुई, नहीं लिया जाएगा। FBR को रीस्ट्रक्चर करने की बड़ी क्लियरली बात की तहरीक इंसाफ ने, लिए इंतखाबी वादा था इंतखाब जीतने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले, लेकिन उस तरह से उस पर अमल नहीं कर पा रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, ये दोनों बहुत बड़े यू टर्न्स हुकूमत वक्त ने लिए। उनका ये दावा था और इनके जो लीडर हैं, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक बड़े इज्तिमा को तकरीर करते हुए कहा कि वो ख़ुदकशी कर लेंगे लेकिन IMF में नहीं जाएंगे। इस वक्त IMF के साथ बड़े बड़े हैंडशेक्स हुए, बाली में उनके साथ नेगोशिएशंस हुए, फिर एतराफ़ किया गया कि हाँ हम IMF जाएंगे। अब भी इनकी नेगोशिएशंस जारी हैं। तो एक तो ये यू टर्न हुआ। दूसरा आते उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो नहीं होंगे, और FBR थ्रू आउट उन्होंने 3-4 साल 5 साल पिछले कहा कि FBR को बंद कर दें, इसलिए कि हर बंदा खुद अपने टैक्सेस जो है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो एवरीबडी इज़ अ टैक्स कलेक्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे। लेकिन आते ही जो मिनी बजट उन्होंने पेश किया, वो मैं कहती हूँ वो PMLN का बजट उन्होंने पेश किया, क्योंकि उसमें सारे टैक्सेस बिला वास्ता या इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो इस पर भी बड़ा यू टर्न हुआ। तो इन दोनों, जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये दोनों इनकी कमिटमेंट्स थी प्री इलेक्शन, और इन दोनों कमिटमेंट्स पर उन्होंने यू टर्न लिया और इतने भोंडे तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया, और फिर उसको आगे से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि यू टर्न जो है वो एक लीडर की अलामत है। ठीक है, शुक्रिया नफीसा साहिबा। ज़ुबैर साहब, आप इस शोबे के माहिर भी है। IMF से कर्ज की बात चल रही है। असद उमर साहब ने कहा कि शायद ना लेना पड़े उनसे कर्ज, क्योंकि चीन से मदद मिली है, सऊदी अरब से मदद मिली है। डॉलर की कदर में जो इजाफा हो रहा है, वो एक दफ़ा कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, फिर दूसरी दफ़ा फिर कम हुई, फिर बढ़ गई। मईशत की कारकर्दगी कहाँ देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ की? हम अगर इस पर 1 से 10 तक उनको पॉइंट्स देना चाहें 100 दिन की कारकर्दगी। ज़ीरो ज़ीरो जी।
अगर ना भी हुकूमत होती तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा सिलसिला चलता। और बड़ी सिंपल सी बात है, 19 अगस्त को उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि कौम से कि आपको शर्म नहीं आएगी कि आपका प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जाके पैसे मांगे, IMF के पास है। उनको अलिफ बे नहीं पता था, या तो उनको बताया नहीं गया था या उनकी इतनी नॉलेज कमज़ोर थी, और जबकि ये कह रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नंबर 1 प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से जब उन्होंने ये तकरीर की और कहा कि हम किसी सोर्स के पास नहीं जाएंगे डॉलर लेने के लिए, तो मार्केट्स ने टंबल किया। और करेंसी भी आपने देखा एक दिन 10 रुपये बढ़ी थी, और फिर स्टॉक मार्केट का, और फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब ने कंसर्न रेज किया कि इस मुल्क में होने क्या जा रहा है। अब जुमे के दिन आपको पता है कि क्या हुआ, इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। पत्नी स्कैम है, इसमें लोग फॉर्च्यून बनाया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोग तबाह हो गए हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट पहले 11 रुपए ऊपर गई और फिर गिर के वापस 9 रुपए नीचे आई। अब ये मतलब हुकूमत अगर ना भी हो तो यही होता, या ये हुकूमत की 2 क्वेश्चन है मेरे कि किसने डिवैल्यूएशन का 11 रुपए डिवैल्यूएशन का फैसला किया, और उसके बाद किसने फैसला किया कि उसको रिवर्स करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते थे जब ऑपोजिशन में थे कि रुपए की कदर गिरती नहीं है, गिराई जाती है, कि पिछले 5 साल में 5% से कम रहा। उसी स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आती है, उसी का रिकॉर्ड के हिसाब से। और पहली दफ़ा इनके आते ही वो 5% से ऊपर जाके 7% के करीब आ गई। और अब ये जो डॉलर और बढ़ा है, रुपए की कीमत और गिरी है, और उसके बाद जो इंपोर्ट का जैसे जैसे होगी और उसके असर आना शुरू होगा तो ये 10% से बढ़ जाएगा। डिस्काउंट रेट जब से आए हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है जी। वो बढ़ गई है। सो मेरा ख्याल है कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ये बताते रहते हैं कि जी पिछली गलतियां। एक मैं जरूर टाइम आधा मिनट दूंगा। सदाकत साहब बैठे हैं, ये कल एक प्रोग्राम में थे, ये पहली दफ़ा 4 महीने में क्या 1 साल में इन्होंने एक चीज़ मानी थी कि जो 30,000 अरब रुपए का जो इन्होंने 100 डे सेलिब्रेशन में, फिर इमरान खान ने झूठ बोला, नोइंगली झूठ बोलते हैं कि 30,000 अरब रुपए पर हमने कर्जा छोड़ा था। 24,900 अरब रुपए पर हमने कर्जा छोड़ा था, 14,500 पर लिया था, 10,000 अरब लिया था। 10,000 अरब का मतलब ये होता है 2 ट्रिलियन रुपीस पर एनम। ये इस साल 2 ट्रिलियन से ज्यादा लेंगे। एंड बाय द वे जितना करेंसी बढ़ चुकी है, इमरान खान ने हमें इकोनॉमिक्स सिखाई थी, उसके हिसाब से तकरीबन 2,000 अरब का कर्जा बढ़ चुका है। 2,000 अरब का जो हमारा एवरेज पर एनम था। तो ये जब कहते हैं ना कि इन्होंने कर्जे लिए 9.1 ट्रिलियन रुपीस हमने सूबों को दिए थे, ये कहते हैं ना हमने कर्जों का क्या था, 9.1 ट्रिलियन रुपीस हमने सूबों को दिए थे 5 साल में, जो कि डबल द अमाउंट था जो पीपल्स पार्टी के जमाने में दिया था। हमने कितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, 2 LNG के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमने 2 यहाँ कराची में प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमने बहावलपुर में प्रोजेक्ट लगाया है, मोटरवेज, हाईवेज। कहते हैं पैसे कहाँ गए, फिर भी हमारा 2,000 बिलियन था। मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी आके ये बता दें कि 5 साल में ये 10,000 बिलियन से कम फिगर्स के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, कारकर्दगी का दावा तो ये कर रही तहरीक इंसाफ के उन्होंने मईशत को ठीक कर दिया, सऊदी अरब से मदद मिल गई, चाइना से मदद मिल गई, लेकिन डॉलर 150 रुपए के करीब पहुंच रहा है। पिछले कुछ अरसे में 2-3 दफा ऐसा हो चुका है। तो ये तो कंट्रोल में नहीं है तहरीक इंसाफ के। और जुबैर साहब तो 0 रेटिंग दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को मईशत की कारकर्दगी। हाय हाय, जुबैर उमर साहब से पूछना था कि वो हमारा असद उमर कहाँ गया, जो गरीबों का चे गवेरा था, जो इनकलाबी था, जो वो था। इरशाद साहब, जब आप मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, इरशाद साहब ऑपोजिशन में जब आप होते तो सोशलिस्ट होते हैं, क्योंकि बात थी आपकी, इसलिए ऑपोजिशन में सोशलिस्ट होते हैं। पूछना था कि वो हाँ वो किधर यानी गए, यानी वो जो गरीबों की बातें करते थे और वो जो कहते थे ओए गरीबों, और मैं ऐसे अचानक मैं टीवी की तरफ देखता था कि असद उमर साहब मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं बड़ा खुश होता था। और वो कहते होते थे ओए ये राय विंड के पाकिस्तान के लिए ही आप सारी पॉलिसियाँ बना रहे हो और गरीबों के लिए कोई बनाओ और वो ये कर दो वो कर दो। तो अब मेरी पॉलिसियाँ कहाँ हैं? मैं तो धोती और बुनैन में आ गया हूँ हजूर,
और मैं तो वो जो मोटरवे पे भी आप 700 रुपये के करीब टैक्स देता हूँ, मेरा तो मोबाइल पे भी अब टैक्स लगते हैं। मैं क्या करूँ मैं, यानी महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है और डॉलर जो है वो निकल असद उमर साहब के कद से भी ऊपर चला गया है। तो ये मेरा ख्याल है, मैं क्या कहूँ इस पे कि अभी 300 दिन, अभी 100 दिन हुए हैं, लेकिन इसमें वाकई बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये जो इनका चारों तरफ कोई एक पकड़ते हैं। और फिर इसमें देखिए नालायकी, बेवकूफ़ी, नाकामी से बड़ी होती है कन्फ्यूजन, और इनकी ये कन्फ्यूज़ हैं असद उमर साहब, पता नहीं क्यों। और ये इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद ये वो वाहिद थे जिनको पता था कि मुझे वजारत मिलनी है, लेकिन इसहाक डार साहब की कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो इसहाक डार साहब पे तनकीदें करते थे, तारक बाजवा भी वही पुराना है, शायद मसूद साहब को वो लेकर, शायद साहब को लेकर, डॉक्टर शाहिद का कौन उनको लेकर वो उधर चले गए थे। ये ज़ुबैर उमर साहब ने ट्वीट भी किया था कि एक सिर्फ वो इसहाक डार साहब नहीं है, बाकी सारे वही हैं। तो मैं ज़ुबैर उमर साहब को यकीन दिलाता हूँ कि असद उमर साहब के अंदर इसहाक डार मौजूद थे, रूह उनकी थी। ओह, अभी पता नहीं अब वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे। भट्टी साहब, जुबैर साहब ने तो टेक्निकल बुनियादों पे 0 दिए, लेकिन आप कोई एफर्ट के नंबर देंगे फिर तहरीक इंसाफ को कम से कम? मैं चूंकि अब क्या करूं, मैं ये 10 नंबर में घर तो ले जा नहीं सकता, इसलिए 1.5 नंबर दे दें, बाकी 8.5 में घर ले जाऊं। मेरे से ऊपर ही रखने आपने। सावी साहब, आपने कोशिश करके इरशाद भट्टी साहब को उस जगह ले आए हैं जहां आप सोचते हैं जैसी आप राय रखते हैं, इस मामले में तो कम से कम। नहीं, देखें कि मैं फिर अपनी इस मामले में कामिलमी का एतराफ़ करते मैं ये कहूँगा कि मैं मईशत को तो नहीं समझता, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। देखें, मैं ख़ुद सहाफ़त के इब्तदाई दिनों में 2 कारोबारों की मैंने कोशिश की और दोनों में बुरी तरह मार खा गया। दोनों में असद उमर निकला? दोनों नहीं, असद उमर अपना कारोबार सही चलाते हैं, आप ज़रा तस्हीह करें। अच्छा, इसमें अब इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मुझे अगर इकॉनमी से मुतालिक आप एक मामूली सा भी, तो मैं नाकाम साबित होऊंगा। जो आपका ज़ाती तजुर्बा होता है वो कहीं ना कहीं असरदार। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी शोबों में, शायद खारजा पॉलिसी में, बाकी चीज़ों में अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो चूँकि ख़ुद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, तो इसलिए उन सब हमाकतों के बावजूद इकनॉमिक फ्रंट पे उसने अमेरिकन लोगों को काफ़ी रिलीफ दिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब थे, वो बहरहाल कामयाब बिजनेसमैन थे। शरीफ फैमिली तो बतौर फैमिली कामयाब बिजनेसमैन थे। अब वो अगर मुखलिस होते तो थोड़ा बहुत अगर मुल्क में रिप्लिकेट करते, या उनके साथ लोग भी ऐसे थे, तो वो किसी न किसी हद तक इकानमी को सहारा दे सकते थे। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा इकानमी को ना समझते हुए भी सबसे ज़्यादा परेशान इस हुकूमत में इकानमी के बारे में ये हूँ कि एक तो इमरान खान साहब ने भी मेरी तरह कभी कारोबार नहीं किया, दूसरा उन्होंने कभी ज़ाती इकानमी भी नहीं रखी, जवानी से लेके उन्होंने कभी पर्स नहीं रखा। वो कभी जहांगीर तरीन उनके लिए ख़र्च करते हैं, कभी जो है अनिल मुसर्रत उनके लिए ख़र्च करते हैं, तो उन्होंने अपनी मईशत को भी कभी मैनेज नहीं किया है, उसका भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अब उनको पूरे मुल्क की इकानमी को मैनेज करना है। न उन्होंने कभी कारोबार किया है, न कभी अपने पॉकेट को यूज़ किया है, न कभी अपने पर्स को यूज़ किया है। वो हमेशा दूसरों के जेब पे पार्टी भी चलाते रहे और अपनी ज़ाती इकानमी भी चलाते रहे। अब दूसरा उन्होंने मैनेजर ढूंढा है असद उमर साहब को। अब असद उमर साहब, पहली बात तो ये है कि वो माहिर मईशत नहीं है, वो मार्केटिंग के आदमी है। अच्छा। और फिर मार्केटिंग भी 2 तरह के मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं। एक ये कि वो अपनी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरा ये, असद उमर साहब अपनी ज़ात को बहुत खूबसूरती से मार्केट कर सकते हैं, तो उनकी सारी तवज्जो इस पे होती है। उन्होंने पहले भी अपने ज़ात ही को मार्केट करते रहे, फिर पीटीआई में आने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़ात को ही मार्केट किया है। लोग कहते हैं ये बड़ा काबिल है, ये बड़ा ज़हीन है, ये बड़ा ऑनेस्ट है। हालांकि मैं पहले से वो पीडो खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है और जिसको फिर हाई कोर्ट ने भी उसका के बारे में फैसला दे दिया, वो असद उमर साहब ही ने किया था। 9-10 अरब की तो अब एक तरफ इमरान खान की वो हालत, दूसरी तरफ जो है असद उमर की ये हालत। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हुआ है उसका तो मैंने आपको बता दिया। साहब, कोई रेटिंग आप देना चाहेंगे अब तक की मुआशी कारकर्दगी पर तहरीक इंसाफ को 1 से 10 तक? नहीं, मैं फिर देखें मैं कौन होता हूँ। मैं फिर ये कहूँगा
कि असद उमर को ज़ुबैर उमर से बेहतर कोई नहीं जानता, और इकानमी को भी बहरहाल असद उमर से ज़ुबैर उमर ज़्यादा समझता है। चलो ठीक। तो बहरहाल जब वो 0 नंबर देते हैं, जब बड़ा भाई उनकी परफॉर्मेंस को, सगा बड़ा भाई जब 0 नंबर देता है, तो मेरी क्या जरूरत है कि मैं उनको आगे की नंबर दे दूं। तो आप दोनों भाइयों की दोस्ती नहीं रहने देना चाहते आपस में। सदाकत साहब, शायद मैं भी चाहता होगा और इरशाद भट्टी साहब भी चाहते हैं कि ये हुकूमत जिस अच्छी नीयत का इजहार करती है उसमें कामयाब भी हो जाए, लेकिन देखें मईशत के मामले पर इरशाद भट्टी साहब भी मुतमईन नज़र नहीं आए। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है तरीक़ेकार। तो आप तो खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे हैं, आपको अपना अंदाज़ा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ठीक से मामला चला नहीं पा रही मईशत के मुल्क। इकॉनमी की बात करूं, मैं समझता हूं कि ज़रूर आपके गिले भी ठीक हैं और मुल्क में महंगाई भी हुई है और मुल्क में डॉलर क्राइसिस भी है, लेकिन खुदारा आप सही लोगों को टारगेट करें। इमरान खान ने कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे और नहीं लेंगे, और इमरान खान के जो अपना टाइम है उसको शुरू तो होने दें। ये तो वही पेमेंट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून ने कर्जे लेके एयरपोर्ट्स गिरवी रख के और मोटरवेज गिरवी रख के और वो जो यहाँ फजूलियात पे कर लिए। और जैसे मैं कहता हूँ और बारहा कहता हूँ कि 2 अरब 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा था जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, और अभी मुस्लिम लीग जब छोड़ के गई तो वो 1 साल का करंट अकाउंट का खसारा 18 अरब डॉलर का था। तो क्या करें इमरान खान, क्या करें असद उमर, वो जो कमिटमेंट है उनको पूरा करने के लिए वो पैसे इकट्ठे करना पड़े। दूसरी बात कि डॉलर वाकई इन्होंने बहुत ऊपर रखा, और जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, पूरी पाकिस्तान की तारीख में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिनका डॉलर ऊपर रखने की वजह से, डॉलर फिक्स करने की वजह से, जहां पीपल्स पार्टी के दौर की 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट गिर के 20 अरब तक आ गई। 5 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ शेख रशीद को ख़राब करने के लिए कि हम डॉलर को इतना रखेंगे। फिर आप चेक करें कि हमारे आने से पहले 13.5% डॉलर हमारी रुपी डेप्रिशिएट कर गई थी। तो आज जो क्राइसिस है उसके जिम्मेदार यही हैं। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की है कि मुल्क को जो कंडीशनैलिटीज़ है IMF की उनसे बचाया जाए। सऊदी अरब के पास गए, चाइना गए, UAE गए, मलेशिया गए, और ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाई। आप लोग कह रहे हैं कि कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स कम किए, डायरेक्ट टैक्स लगाए, और इकॉनमी को इससे बेहतर कोई और मैनेजमेंट नहीं थी। मसाइल हैं, लोगों को तकलीफ है, पिछली हुकूमतों के फजूलियात, कर्जे और उन कर्जों के अदायगियों की जो वजूहात है वो है। आपने कहा गिला जायज़ है, लेकिन फिर भी क्या आपकी तरफ से 10 नंबर ही हम दें तहरीक इंसाफ की माशी कारकर्दगी को? मैं ये नंबर नहीं दे सकता, बिकॉज़ मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं। थोड़ी सी तो शर्म आएगी। 10 नंबर देते, आप आज नंबर देके इंसाफ की मिसाल कायम कर देते। भाई 10 नंबर देने का मौका है। कोशिश बेहतरीन थी, शायद रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट इंशाल्लाह, इन्होंने तो बहुत ही डिस्करेजिंग मार्क्स दिए। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अच्छी डिस्टिंक्शन से पास। अच्छा चले ठीक है। मोहम्मद सुहेल साहब, माशी तज़किर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपके सामने सबकी राय है और आप मार्केट्स को बड़ा क्लोजली देखते हैं। आपको लगता है हुकूमत का कसूर है इस सारे मामले में? डॉलर के मामले में जो हो रहा है, रुपए की कदर गिर रही है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क में, चलें जिससे मईशत की समझ नहीं भी है, वो भी ये बुनियादी बातें तो समझता है कि पैसा हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। देखें, हालात जब इलेक्शन हुए तो बहुत अच्छे नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पिछले 18 माह में, इससे काफ़ी मईशत को नुकसान पहुँचा था। मगर दूसरी जानिब ये भी कहना कि कसूर दूसरों का है, हमारा नहीं है, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का चीफ़ एग्जीक्यूटिव उसको बनाया जाता है तो उसका टास्क ही ये होता है कि बुरे हालात को बेहतर बनाया जाए। तो अभी भी मेरे ख़्याल में जो 100 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कुछ 6 माह बाद या साल बाद कारकर्दगी पता चलेगी, मगर अभी तक की जो कारकर्दगी है वो मेरे ख़्याल में तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी। उसके रीज़न 2 हो सकते हैं, या तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बना ली थी, या शायद इस हुकूमत ने ख़ुद ही अपने लिए ऐसे एम्बिशियस टारगेट रखे थे। तो जिसका नतीजा ये हुआ है कि अगर हम बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक मार्केट का ही देख लें
तो स्टॉक मार्केट जब से इलेक्शन हुए हैं उससे डाउन है, रुपया भी डाउन है। और मेरे ख्याल में जो एक और ज़्यादा मसला ये है, या जो मुझे खौफ आ रहा है उससे, कि शायद उनका फोकस मईशत है नहीं। पिछले 1 साल 1.5 साल से सारे तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि नई हुकूमत जो जिसकी भी आए सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी होगा, मगर जब प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनके मिनिस्टर्स की बात सुनते हैं तो लगता है कि शायद फोकस कुछ और है। जिस तरह कल भी हमने जो तकरीब में सुना, इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, और अगर फोकस भी जिन शोबों पर था वो इकॉनमी के कोई बड़े शोबे हैं नहीं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ही शेकिन है। और आज जो करेंसी मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुआ है उससे बज़ाहिर लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है सेंट्रल बैंक के दरमियान, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरमियान। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमसे फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में जो सरमायाकारी करता है वो पूछता है, जिसका अनफॉर्चुनेटली हमारे पास खुद जवाब नहीं है, कि ये नई हुकूमत जो है इसका माशी प्लान क्या है, कि अगले साल क्या जीडीपी ग्रोथ होगी, कितने टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो उनको लोन ख़त्म करने हैं वो क्या होगा, और अगले 5 साल का क्या प्लान है। तो अनफॉर्चुनेटली जो तवक्कुआत थी शायद वो पूरी नहीं हो सकी, मगर मेरे ख्याल में और 3 महीने इंतज़ार कर सकते हैं। साहब आपको नंबर्स देंगे 1 से 10 तक में से कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की। लेकिन जिस तरह एग्ज़ाम्स में सफाई के नंबर होते हैं तो मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं दूंगा 6 में से 10। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माशी मामलात, मईशत पर कारकर्दगी, तहरीक इंसाफ की, उस पर गुफ्तगू आपने देखी।